अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान माइनस करने वालों को ही माइनस करने पर तुल गए हैं। खेल सिर्फ पुराना है और अंदाज थोड़ा सा नया है। फैसलाबाद जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने जो बात नहायत कड़वे अंदाज में की थी, जेड़ी इट चुक के मारी सी, वो कामरान खान के साथ किए जाने वाले इंटरव्यू में बात वही थी, सिर्फ अंदाज बदल गया था। कड़वी गोली को शुगर कोटेड कर दिया गया था, अंदाज धीमा था, मीठा था और तासुर ये देने की कोशिश की गई थी कि उनसे बड़ा स्टेट्समैन और कोई नहीं है। ये वही इंटरव्यू है जिसको एक हफ्ता पहले चलने से रोक दिया गया था और कामरान खान साहब ने खुद इस हवाले से ये ट्वीट भी किया था कि इमरान खान साहब के साथ इंटरव्यू होना था, उस इंटरव्यू के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन आखिरी वक्त में ये पैगाम पहुंचा दिया गया था कि जनाब ये इंटरव्यू चाहे आप रिकॉर्ड कर लें लेकिन ये इंटरव्यू नशर नहीं होगा। लेकिन उसके बाद दर पर्दा होने वाली कुछ डेवलपमेंट्स के बाद कामरान खान साहब ने ना सिर्फ ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया बल्कि इस इंटरव्यू को नशर भी किया, जिसके अंदर इमरान खान साहब ने अपनी जो बात है उसको नए अंदाज में दोहराने की कोशिश की। असल खेल ये नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा, असल खेल ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को माइनस किया जाए किसी ना किसी तरीके से और उनको इस हद तक उलझाया जाए, उनकी तकर्री के मामले को लेकर इस कदर बहस की जाए मीडिया के ऊपर कि वो खुद ही अपने इस जो उनको तवक्का एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन वो कबूल करने से जो है वो इनकार कर दें। और मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की तरफ से ये जो खेल है ये नहायत सोचे समझे मंसूबे के तहत खेला जा रहा है। किस तरह, आइए जायज़ा लेते हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा कल के कामरान खान साहब के इंटरव्यू में? बात वही थी जो उन्होंने फैसलाबाद के जलसे में की। वहाँ पर क्या बात की कि जनाब किसी भी तरीके से एक सज़ा याफ्ता शख्स जो इस वक्त मफरूर है, लंदन में बैठा है, उसका नाम है नवाज शरीफ, उसको और इंटरनेशनल लुटेरे आसिफ अली जरदारी को किसी भी तरीके से ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो पाकिस्तान में होने वाली अहम तरीन जो तकर्री है वो दोनों हज़रात वो मिल के वो तकर्री करे, क्योंकि इन दोनों हज़रात ने पाकिस्तान की अवाम का पैसा लूटा हुआ है और वो पुराना नैरेटिव जो इमरान खान साहब है कि कौमी दौलत लूटी है और उन्होंने इसके नतीजे में बैरून मुल्क जायदादें बनाई हैं। फैसलाबाद के जलसे के अंदर उनका ये कहना था कि अगर कोई तगड़ा मुहब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो उनसे ज़रूर सवाल पूछेगा कि जनाब आपने ये पैसा कहां से कमाया। अलबत्ता कामरान खान साहब के इंटरव्यू में बातें वही थी, तमाम की तमाम बातें वही थी। नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात वही थी, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से बात वही थी। अलबत्ता वो जो एक जुमला था उसको उन्होंने एडिट कर दिया, उन्होंने वो वाली बात नहीं की। अलबत्ता उनका ये ज़रूर कहना था कि जनाब ये जो इलेक्शंस हों, इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत बने वो नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाए और इस वक्त के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है। उन्होंने क्लैरिटी के साथ ये बात नहीं की कि जनरल बाजवा साहब को उस वक्त तक तौसीह दी जाए। उन्होंने ये बात, आप इंटरव्यू पूरे का पूरा उनका उठा के सुन लें, उन्होंने एक मरतबा भी ये बात नहीं की कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानूनी और आइनी माहिरीन मिलकर इसका कोई रास्ता निकाल सकते हैं और अगर ऐसा कोई रास्ता निकल जाए तो इसके अंदर उनको कोई मुज़ायका नहीं। उनका ये कहना कि मतलब ये भी हो सकता है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाए या उसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई मेक शिफ्ट अरेंजमेंट की जाए, किसी को कायम मुकाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाए जिसकी कवायद के अंदर और आर्मी एक्ट के अंदर किसी भी सूरत कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब अगर हम इसका एक पहलू ले लें जो सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़ेरे गर्दिश है, वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से। इमरान खान साहब की इस बात का अगर हम ये वाला मकसद ले लें कि जनाब जब तक नए इंतखाबात नहीं होते उस वक्त तक जनरल बाजवा साहब कंटिन्यू करें तो ये सूरत हाल क्या होगी। इसका मतलब यह है कि जनरल बाजवा साहब को से कम 6 महीने से लेकर 1 साल की एक्सटेंशन मिलेगी। 6 महीने का मतलब यह है कि 29 नवंबर को उनकी एक्सटेंशन, उनके मौजूदा ओहदे की मियाद ख़त्म हो रही है। 29 मई से उनके अगले ओहदे की मियाद शुरू होगी जो जाकर 29 मई को इख्तिताम पजीर होगी। अगर उनको एक्सटेंशन 1 साल की मिलती है तो वो 29 नवंबर से स्टार्ट होगी और अगले साल यानी 2023 में नवंबर के अंदर वो एक्सटेंशन की मुद्दत ख़त्म होगी और उसके बाद नई तकर्री की जाएगी। इन 6 माह के दौरान अगर ये एक्सटेंशन 6 माह के अंदर होती है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ये चाहेंगे कि जनवरी के अंदर मौजूदा हुकूमत तहलील कर दी जाए और मार्च के अंदर नए इंतखाबात कराए जाएँ। मार्च के अंदर इंतखाबात कराने के बाद जो हुकूमत बने वो 29 नवंबर से पहले नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करे। अब अगर ये वाली बात उनकी इस हद तक 6 माह की एक्सटेंशन की बात को अगर हम पहले ले लें तो इसका मतलब ये है
کہ 29 नवंबर तक कौन सा बंदा होगा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की अहलियत रखेगा, क्योंकि जो इस वक्त सीनियर मोस्ट जर्नल्स हैं, मेरा ख्याल है कि उनमें से 3 जर्नल्स जो हैं वो मई तक रिटायर हो जाएंगे, जिनमें से जनरल आसिम मुनीर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त सीनियर मोस्ट जनरल हैं, और अगर उनकी नवंबर के अंदर बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तकर्री नहीं होती तो वो 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। उनके बाद दूसरे सीनियर मोस्ट जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, और तीसरे नंबर पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद साहब, और ये भी बतदरीज एक के बाद एक करके रिटायर हो जाएंगे। और उसके बाद सीनियरिटी के अंदर जनरल अज़हर अब्बास, जनरल फैज़ हमीद, और उसके बाद आ जाएंगे जनरल आमिर साहब, जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, जिनमें से किसी एक की तकर्री की जाएगी। और वो फिर यकीनी तौर पर इमरान खान साहब देखेंगे कि उनके लिए फेवरेबल कैंडिडेट कौन सा है, या उनके मेरिट के ऊपर वो कौन सा जनरल है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकता है। इस सिनेरियो को अगर हम फ्लिप करें, फ्लिप से मतलब ये है कि अगर मौजूदा हुकूमत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 1 साल की एक्सटेंशन ऑफर करती है, यानी वो नवंबर 29 2023 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे, तो मंजरनामा बिल्कुल ही बदल जाएगा, क्योंकि वो जो टॉप मोस्ट 5 जनरल्स हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, ये तमाम के तमाम जनरल्स अगले साल नवंबर तक रिटायर हो जाएंगे। और उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, ये वो तमाम जनरल्स होंगे जो उस वक्त सीनियर मोस्ट जनरल्स होंगे, और इनमें से किसी भी बंदे की तकर्री की जा सकेगी। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब, अगर इमरान खान साहब के जो इंटरव्यू है उसका यही हम मतलब लें कि जनाब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 6 माह की एक्सटेंशन देना चाहेंगे, तभी इमरान खान साहब के मेरिट्स पूरे हो सकते हैं। अदरवाइज तो मेरिट्स पूरे नहीं हो सकते। अगर 1 साल की एक्सटेंशन मिले तो मेरिट पूरा नहीं होगा। 6 महीने की एक्सटेंशन मिले तो इमरान खान साहब का जो मेरिट है वो किसी न किसी जगह पर हमें एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आ जाएगा। लिहाजा इस चक्कर के अंदर इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश यकीनी तौर पर यही होगी कि जनवरी के अंदर मौजूदा हुकूमत ख़त्म हो, मार्च के अंदर इलेक्शंस कराए जाएं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को 6 माह की एक्सटेंशन दे दी जाए। अब यहाँ तक तो एक मंजर हमारे सामने क्लैरिटी से आ गया, लेकिन इसके साथ एक दूसरा मंजर भी है, जो दो तस्वीर का दूसरा रुख है। DGISPR जो हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इजहार किया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ना कोई एक्सटेंशन दी जा रही है और ना ही वो किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन कबूल करने के लिए तैयार हैं। वो नवंबर के अंदर अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। ये बाज़ाब्ता ऑफिशियल बयान था DGISPR की तरफ से, जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिया था। अब इस हवाले से एक अहम तरीन हुकूमती वज़ीर, जो जिनका नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि इस शर्त के ऊपर उनसे बात हुई, उनका ये मानना है कि जनाब मौजूदा हुकूमत ही नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री करेगी, और इमरान खान साहब की तरफ से ये जो मूव चलाई जा रही है, ये मूव दानिस्ता तौर पर तकर्री को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है। अलबत्ता जैसे ही नई तकर्री की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, ये तमाम गर्द बैठना शुरू हो जाएगी, और उन वज़ीर साहब की तरफ से ये इंकशाफ किया गया है कि जनाब इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे के लिए लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं। वो मेरिट पर भी हैं और सीनियर मोस्ट भी हैं। लिहाजा अगर नवंबर के अंदर इन वफाकी वज़ीर, सीनियर तरीन वफाकी वज़ीर, ज़िम्मेदार तरीन वफाकी वज़ीर, उनका ये कहना है कि आसिम मुनीर साहब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं, और साथ उनका ये भी कहना है कि जनाब हम ही हैं वो जो नई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट करेंगे, और इसके लिए इमरान खान समेत किसी का भी कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? अब अगर ये दोनों मैंने तस्वीरें आपके सामने रख दी, एक हुकूमती वर्शन आपके सामने रख दिया और एक इमरान खान साहब का वर्शन आपके सामने रख दिया, इसका मतलब ये है दो चीज़ें इस सारी सूरत हाल में सामने आती हैं। एक कि दीदा दनिस्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है। पॉसिबिलिटी नंबर 2,
کہ عمران خان صاحب کی اس وقت جو رابطے ہیں وہ بحال ہو چکے ہیں، اور اگر میں آپ کو کچھ خبروں کا حوالہ دوں تو اس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ جناب ایسے ہی ہے۔ 4 سپٹمبر کو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس کا تھمبنیل آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جنوری میں حکومت ختم ہو جائے گی اور مارچ میں الیکشن ہوں گے، یہ اس تھمبنیل کی ہیڈنگ تھی۔ دوسرا ویلاگ میں نے کیا تھا 10 سپٹمبر کو، جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کی بڑے کی 3 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے۔ 11 سپٹمبر کو عمران خان صاحب نے جب جانا تھا گجرانوالہ جلسہ، تو اس کے بعد ایک ویلاگ میں نے کیا تھا جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کا جہاز کس وجہ سے اتارا گیا، ایئرپورٹ پر کون سی اہم ملاقات ہوئی۔ اور کل کے ایک ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 12 سپٹمبر کا ویلاگ، جنرل ندیم انجم نئے چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے۔ یہ تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں وہ تانے بانے مل جائیں، وہ ڈاٹس کو ہم کنیکٹ کر سکیں، جس کے ذریعے ہمارے سامنے جو پکچر ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ سکے۔ ان تمام خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 سپٹمبر سے پہلے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لوپ میں آ گئے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان صاحب کے ساتھ گفت و شنید کا آغاز ہو گیا تھا، اور اس کا جو اہم ترین پہلو تھا وہ انتخابات تھے، کیونکہ عمران خان صاحب اب موجودہ حالات میں جس طریقے سے پاکستان کو سیلاب کی سچویشن کا سامنا ہے، اس سیلابی کیفیت کے اندر انتخابات تو ہونا تو بالکل ممکن نہیں ہے۔ اور اگر موجودہ حکومت اکتوبر کے اندر ختم بھی ہو جائے تب بھی دسمبر اور جنوری کے اندر انتخابات نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اس وقت ہمارا جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر شدید ترین برف باری ہوتی ہے، شدید ترین سردی ہوتی ہے، اور ان حالات کے اندر جو انتخابی عمل ہے وہ مکمل نہیں کرایا جا سکتا، اور پھر ایسی صورتحال کے اندر اگر الیکشنز ہوں گے تب بھی نتائج کی بروقت جو اعلان ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ پانی اترنے کا انتظار کیا جائے۔ وہ جو علاقے ہیں جہاں پر انفراسٹرکچر بہت برے طریقے سے خراب ہو چکا ہے، اس انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا جائے، اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے، سکولز کو جہاں پر پولنگ سٹیشنز بننے ہیں ان کو دوبارہ بحال کیا جائے، اور اس سارے عمل کے دوران انتخابی عملہ اور انتخابی تیاریاں ایک ساتھ جاری رہنی چاہیے تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھ سکے۔ لہٰذا اس قسم کی ایک فارمولہ ہے جو اب آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہا ہے، لیکن اس فارمولے کو عمران خان صاحب ایک نقطے پر لا کر الجھانا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ۔ عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ وہ حکومت کرے جو انتخابات کے بعد منتخب ہو کر آئے، جس کے پاس لوگوں کا میرٹ ہو۔ اگر ہم اخلاقی پیمانے پر دیکھیں تو شاید یہ ان کی بات درست ہے، لیکن یہ صرف اور صرف اس صورت میں ہو سکتی تھی یہ بات کہ موجودہ حکومت اپنی ٹرم کو پورا کرے جو اگست 2023 تک جاتی ہے۔ موجودہ اسمبلی جب اگست 2023 تک اپنی مدت پوری کرے گی تو پھر ایک الیکشنز ہوں گے، الیکشنز کے بعد جو موجودہ حکومت بنے گی وہ چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کرے۔ فیئر انف، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے قبل از وقت انتخابات کرانے ہیں، اور قبل از وقت انتخابات کرانے کے دوران ہی یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے یا اپوائنٹمنٹ والا معاملہ ہے یہ سامنے آ جاتا ہے، تو پھر جو حکومت اس وقت اقتدار میں ہوگی، جس طرح عمران خان صاحب اقتدار میں تھے جب نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کرنی تھی، تو اس وقت عمران خان صاحب نے نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ نہیں کی تھی، بلکہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کو مزید ایک مدت کی توسیع دے دی تھی۔ عمران خان صاحب چاہتے تو اس وقت جنرل باجوہ صاحب گھر چلے جاتے اور وہ نیا چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کر دیتے، لیکن اس وقت عمران خان صاحب نے اپنا یہ استحقاق استعمال نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو موجودہ حکومت ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب نون لیگ کی 85 سیٹیں ہیں، ہماری 155 سیٹیں تھیں، تو جو حق ہے وہ ہمارا تھا، یہ بات اگر دیکھا جائے تو یہ دستوری طور پر، آئینی طور پر غلط ہے، کیونکہ اسمبلی کے اندر جو میجورٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ 172 ووٹوں کا ہے۔ جس کے پاس 172 ووٹس ہوں گے وہی اسمبلی کے اندر اکثریتی جماعت قرار پائے گی اور وہی حکومت سازی کا حق رکھتی ہے۔ اگر عمران خان صاحب کی بات کو دیکھا جائے تو 155 سیٹیں رکھنے والا بھی اکثریت کا حامل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی حکومت بنانے کے لیے ایم کیو ایم کی ضرورت پڑی، ان کو مسلم لیگ کاف کی ضرورت پڑی، ان کو بلوچستان عوامی پارٹی کی ضرورت پڑی، ان کو کچھ آزاد اراکین کی ضرورت پڑی، جن کے ساتھ مل کر انہوں نے وہ میجیکل نمبر جو ہے 172 کا وہ حاصل کیا، اور اس کے بل کے اوپر
पर उन्होंने तकरीबन 3.25 साल हुकूमत की। इसका मतलब ये है कि मौजूदा हुकूमत के पास वो मैजिकल नंबर इस वक्त मौजूद है जो 172 का है। या तो इस अपॉइंटमेंट से पहले इमरान खान साहब मौजूदा हुकूमत को घर भेजने के लिए असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद ले आएँ और मौजूदा हुकूमत को घर भेज दें और ख़ुद जो है वो इन हाउस चेंज के ज़रिए एक मरतबा फिर वज़ारत उज़्मा का ताज अपने सर पर सजा लें और उसके बाद अपॉइंटमेंट कर दें। किसी को कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि यही एक दस्तूरी रास्ता है, यही एक आइनी रास्ता है। लेकिन अगर इमरान खान साहब ये ऑप्शन एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते तो फिर ये मौजूदा हुकूमत का इस्तेहकाक है कि वो तोसी देने का फ़ैसला करे या जो नई अपॉइंटमेंट है उसका फ़ैसला करे, जिसके बारे में एक मोहतरम वफाकी वज़ीर की तरफ से ये बात सामने आई है कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त अब मौजूदा हुकूमत की नज़र में एक मजबूत उम्मीदवार हैं। तो फिर अगर तो नई अपॉइंटमेंट की जानी है तो फिर जनरल आसिम मुनीर साहब, इसका मतलब ये है कि वो इस वक्त रेस के अंदर सबसे ज़्यादा आगे हैं और उनके ऊपर जो गौर व फिक्र है वो किया जा रहा है। इसी तरीके से उन्हीं वज़ीर साहब का ये भी कहना है कि ये जो मुशावरती अमल है इस हवाले से ये अभी इनिशिएट नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत जल्द इनिशिएट हो जाएगा और ये इसका जो फ़ैसला है ये कर लिया जाएगा मिड ऑफ अक्टूबर के अंदर। इसका मतलब ये है कि 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक ये वही 30 दिन हैं जिनका इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बार बार इजहार किया जा रहा है कि ये 30 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन 30 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्द भी उड़ेगी, बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशियाँ भी होंगी, बहुत ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं वो भी सामने आएंगे, बहुत ज़्यादा मुलाकातें भी होंगी, बहुत ज़्यादा खुफिया मुलाकातें भी होंगी, बहुत ज़्यादा पैगामात के तबादले भी होंगे और अगर कंसेंसस डेवलप हो जाता है तो फिर ये मामला आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कंसेंसस डेवलप नहीं होता तो फिर मौजूदा हुकूमत अपना जो राइट है उसको वो एक्सरसाइज करेगी, ये बात तय है। इमरान खान साहब का ये जो मेरिट है वो मुझे मौजूदा हालात में एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी गेम मुझे इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नज़र आती है कि माइनस करने वालों को माइनस कर दिया जाए और जो प्लस करना चाहते हैं वो महफूज रह सकें, ताकि इमरान खान साहब जब वो वज़ीर आज़म बने तो वो उसकी तकर्री कर सकें और उनके लिए आइडियल सिचुएशन यही होगी कि वो अपना दबाव इस हद तक बढ़ाएं कि मौजूदा हुकूमत 6 माह के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने पर मजबूर हो जाए या कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जहां पर कोई कायम मुकाम का ऑप्शन निकल के आ सके। देखना ये है कि ये वाली जो माइंड गेम है, ये वाली जो नर्व्स गेम है, ये कौन लड़ेगा और कैसे लड़ेगा और इसका फातेह कौन होगा, और इसका फ़ैसला होना अब कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं, सिर्फ 30 दिन के अंदर सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।